नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको अक्सर छुपाया जाता है, पर जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ। जब एक औरत माँ बनती है तब सब जगह खुशी का माहौल होता है और सबका ध्यान नवजात शिशु पे होता है, पर उस औरत के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, कुछ सवाल, कुछ थकावट, कुछ तनाव और कभी कभी एक अंधेरा जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में जानना ना सिर्फ हमारे लिए जरूरी है बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक माँ के मेंटल स्टेट को एड्रेस किया जाए और उसके बारे में खुलकर बात की जाए। पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे कॉमन है पोस्टपार्टम ब्लूज। ये 50 to 80% न्यू मदर्स में देखा जाता है। इसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ा सा एंजाइटी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार रोने का मन करता है, कई बार मदर इरिटेबल होती है और अपसेट होती है। ये अक्सर डिलीवरी के 2 से 3 दिन बाद शुरू होता है एंड मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि 15 डेज में ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये ट्रीट हो जाता है। दूसरा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये 10 to 15% मदर्स में देखा जाता है। इसमें अक्सर उसका मूड लो रहता है, वो डिप्रेस्ड रहती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, बेबी के साथ बॉन्डिंग सफ़र करती है जिसकी वजह से उसको गिल्टी फील होता है। ये अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये कई महीनों तक कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट करना और उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है। तीसरा होता है पोस्टपार्टम एंजाइटी या पोस्टपार्टम न्यूरोसिस। इसमें मदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है, हर समय बेचैन रहती है, डिस्टर्ब रहती है, बेबी की हेल्थ को लेकर डरी रहती है, उसे हर समय पैनिक अटैक्स आते हैं और उसे बार बार ऐसा लगता है कि उसका बच्चा ठीक नहीं है या बच्चे को कुछ हो ना जाए। इस कैटेगरी को हम कहते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस, जिसमें उसकी ओवरऑल रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो ना सो पाती है और ना मदरहुड को एंजॉय कर पाती है। लास्ट कैटेगरी है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये सिर्फ 0.1 to 0.2% लेडीज में देखने को मिलती है, बट ये बहुत सीवियर है। इसमें हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं, कई बार मदर खुद को मारने की कोशिश कर सकती है या बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। ये एक इमरजेंसी है, इसको तुरंत पहचानना और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी कंडीशंस दिमाग की कमज़ोरी नहीं है, ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, एक हार्मोनल रिस्पॉन्स, एक केमिकल रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स स्ट्रेस के प्रति। इसको हमें एड्रेस करना है, इसको समझना है और इसको ट्रीट करना है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाओं में ये डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो या प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले थायराइड डिसफंक्शन रहा हो, कभी कभी प्रीवियस हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री हो डिप्रेशन की या मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो उनमें भी पोस्टपार्टम मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं सोशल, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी ना हो या प्रेगनेंसी अनप्लैन्ड हो, पार्टनर का सपोर्ट ना हो या मैरिटल डिसहार्मोनी हो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो ये सब वजहों से भी पोस्टपार्टम पीरियड में मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तीसरा है हमारा लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि पास्ट फैमिली हिस्ट्री हो मेंटल डिसऑर्डर्स की, या ओबेसिटी हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म हो, नींद पूरी ना हो रही हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो, तो ये सब फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स मेंटल डिसऑर्डर्स इन दी पोस्टपार्टम पीरियड। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक जिन महिलाओं के पास पार्टनर का सपोर्ट नहीं होता है, उनमें 2.6 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। थोड़ा बहुत स्ट्रेस और थोड़ा बहुत टेंशन हर मदर का होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, तो कैसे पहचानेंगे कि कब ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया है या कब इसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। जब हर समय रोने का मन करे, हर समय टेंशन रहे, हर समय स्ट्रेस रहे, नींद या तो बिल्कुल ना आए या बहुत ज़्यादा आए, बच्चे से किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट फील ना हो या सुसाइडल थॉट्स मन में आने लगे, हर समय रोने का मन करे, हर समय चिड़चिड़ाहट रहे, हर समय गुस्सा आए,
तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे तो आपको एक्शन लेना ज़रूरी है और डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रिवेंटिव टिप्स की जिनसे कि इन मेंटल डिसऑर्डर्स को होने से रोका जा सकता है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीनेटल काउंसलिंग। डिलीवरी होने से पहले ही मदर को हर एंटीनेटल विजिट में काउंसिल किया जाए, उसे रियलिटी बताया जाए, डिलीवरी के बाद क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब के लिए उसे पहले से प्रिपेयर किया जाए। कोई भी हार्मोनल अगर चैलेंज है तो उसको पहले से एड्रेस किया जाए, पहले से ठीक किया जाए। दूसरा है फैमिली सपोर्ट। फैमिली के सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिलीवरी के बाद। मदर ज़्यादा थके नहीं, उसकी नींद प्रॉपर हो, इसके लिए फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्लीप और इमोशनल सपोर्ट। जब भी बच्चा सो रहा हो तभी आप भी सो लें और अपनी नींद पूरी करें। कोशिश करें घर के लोग कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मदर को कभी भी अकेला महसूस ना करने दें। उसे ऐसा ना लगे कि बच्चा पालना या बच्चे के साथ सारा समय बिताना अकेले उसी की जिम्मेदारी है। उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन। खाने में उसको आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा अपने विजिटर्स को, घर आने वाले मेहमानों को रेस्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि इसकी वजह से मदर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर नींद नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा और तनाव रह सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, हंसिए, खेलिए। जिनके साथ आपको बात करना पसंद है उनके साथ बात करिए। स्टे कनेक्टेड। अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट मत करिए और ना ही अकेला समझिए। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफली लिया जा सकता है, जैसे कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, कुछ मूड स्टेबलाइजर्स हैं, कुछ नींद की दवाइयाँ हैं। ये सब जो है ज़रूरत पड़ने पर अगर मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है तो इनको सेफली लिया जा सकता है। अगर थायराइड डिसफंक्शन है तो उसकी मेडिसिन्स लेनी है, उसको करेक्ट करना है। पर अगर पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया है, जो कि एक सीरियस कंडीशन है, तो उसमें हॉस्पिटलाइज करना, हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है। वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। मेडिसिन्स के अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें मदर की काउंसलिंग, हस्बैंड की काउंसलिंग और फैमिली की काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है और कई बार बिहेवियरल थेरेपी या इंटरपर्सनल थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हर माँ अलग होती है, उसका इमोशनल और मेंटल स्टेट डिफरेंट होता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी हर मदर के लिए अलग से कस्टमाइज किया जाता है, जो उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करता हो। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी लगता है कि माँ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रही है, या खुद को नुकसान पहुँचाने की या बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, या कोई भी चेंज आपको नॉर्मल से हटकर लगता है, तो उसको तुरंत नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए और एक्शन लीजिए। तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये सभी के लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, नई माँ के लिए भी, नए शिशु के लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। अगर आप चीज़ों को समय से समझ लेते हैं और टाइमली एक्शन ले लेते हैं तो ये सारी कंडीशंस को ट्रीट किया जा सकता है। ये टोटली रिवर्सिबल है और माँ बनने के अनुभव को बहुत ही सुखद और हैप्पी बनाया जा सकता है। डिलीवरी के बाद एक माँ को सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं और थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी समझ और थोड़े से सहारे की ज़रूरत होती है। उसे हर समय स्ट्रांग बनने के लिए ना कहिए, बल्कि उसे हर कदम पे ये एहसास दिलाइए कि वो अकेली नहीं है, कि हम सब उसके साथ हैं। तो आइए हम सब साथ मिलकर माँ बनने के इस अच्छे अवसर को, इस सफ़र को और बेहतरीन और खुशहाल बनाते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें हर उस माँ के साथ जो इस दौर से गुजर रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।